जो क्लास 8 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 कोशिका से अंगतंत्र तक। बच्चों चैप्टर नंबर 5 तक जो है हमने चैप्टर अच्छे से कम्प्लीटली पढ़ लिया है। साथ ही इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हमने हल कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 8 साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके देख करके चैप्टर समझ सकते हैं अच्छे से, और साथ ही बच्चों अपने अभ्यास प्रश्न के कार्यों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ हम बच्चों कोशिका की संरचना एवं कार्य पढ़ चुके हैं। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर को भी हमने पढ़ लिया था। ऊतक के सामान्य परिचय के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमें जो जंतु ऊतक के बारे में जो है पादप ऊतक के बारे में हमने पढ़ लिया है बच्चों। आज हमें जंतु ऊतकों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जंतु ऊतक बच्चों कार्य के आधार पर जो है वो उनको कई भागों में बांटा गया है। तो जो उसका पहला भाग है वो एपिथीलियम ऊतक, ठीक है। तो ये एपिथीलियम ऊतक जो है शरीर और अंगों का बाह्य स्तर बनाते हैं, और यह ऊतक जो है वो जो हमारे पूरा शरीर है बच्चों उसका बाहरी आवरण जो है वो बनाता है। अतः इसे जो है जो ये ऊतक है एपिथीलियम ऊतक, उसे आवरण ऊतक भी कहा जाता है जनरली। और खोखले अंग जैसे मुख गुहा, आमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़े, रक्त नलिकाएं, ये सब भी जो है आदि की जो भीतरी सतह होती है वह जो है वो इसी ऊतक से बनी रहती है, ठीक है। दूसरा ऊतक है हमारा कार्य के आधार पर संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक बच्चों वो विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और साथ ही जो है सहारा भी देते हैं। जैसे अस्थि हो गए, है ना, अस्थि मतलब हो गया हड्डियाँ, रक्त हो गए, तो ये विभिन्न अंगों को जो है जोड़ने का काम करते हैं और बॉडी को जो है वो एक सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। और संयोजी ऊतक जो है शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से तथा एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने में मदद करते हैं, और साथ ही बच्चों ये ऊतकों के बीच के स्थानों को भरने, दृढ़ता प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। संयोजी ऊतक को भी जो है बांटा गया है। तो जो संयोजी ऊतक होते बच्चों वो भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे अंतरालीय ऊतक, तो ये ऊतक जो होते हैं वो त्वचा के नीचे पेशियों के बीच में तथा रक्त वाहिनियों और तंत्रिकाओं के चारों ओर जो है वो पाए जाते हैं। और अस्थि तथा उपास्थि, तो अस्थि जो है वो सबसे कठोर ऊतक है। अस्थि मतलब हो गया हड्डी, हड्डी हमारे बॉडी में कठोर होती है ना, तो उसी तरीके से अस्थि तथा उपास्थि जो है वो सबसे अधिक कठोर ऊतक है। इसमें जो है कैल्शियम और खनिज पाया जाता है, और इसमें दृढ़ता आ जाती है। शरीर को जो हमारा कंकाल है, ढांचा है, उसको जो है मदद प्रदान करता है। अस्थि और उपास्थि के कारण ही हमारा शरीर का जो है ढांचा जो है वो दिखाई देता है। जबकि उपास्थि जो होती है वो लचीला होता है और बाह्य कर्ण उपास्थि का बना होता है। जो हमारा बाहरी कर्ण है वो जो दिख रहा है उसके अंदर हड्डी नहीं होती है, वो किससे बना होता है, उपास्थि का बना होता है, जो कि क्या है, कठोर ऊतक है। रक्त की बात करते हैं तो रक्त भी एकमात्र ऊतक है जो तरल अवस्था में होता है। इसे जो है तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो रक्त ही एकमात्र ऊतक है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसे जो है तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। और जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। इसमें भी 3 प्रकार की बच्चों रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं: लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट्स। कुछ बातें और भी जान सकते हैं हम। तो शरीर में बच्चों जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, अगर हमारे शरीर में उनकी कमी हो जाती है तो हम एनीमिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जिसे रक्तहीनता जो है कहा जाता है या एनीमिया रोग कहा जाता है, जो कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी के कारण जो है होता है। साथ ही बच्चों जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, और अगर श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं प्लेटलेट्स, अगर श्वेत रक्त कणिकाएं अगर आपके शरीर में कम होंगी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। प्लेटलेट्स भी जो होती हैं वो आपके रक्त जमने में सहायता करती हैं, और जिसके कारण अगर चोट मान लीजिए आपको लग रहा है तो रक्त का बहाव जो है वो नियंत्रित होता है। आप देखते होंगे कि आपको अगर मान लीजिए चोट लग गई है तो खून थोड़ी देर बाद जो है वो अपने आप बहना बंद हो जाता है, उसमें थक्का जम जाता है और नियंत्रित हो जाता है रक्त का बहाव, जो कि प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो इस प्रकार से बच्चों लाल रक्त कणिकाओं का अपना अलग महत्व है, श्वेत रक्त कणिकाएं अलग कार्य करती हैं, और प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। पेशी ऊतक की बात करते हैं जो कि तीसरा प्रकार है। यह जंतु ऊतक में ही आएगा। और तो हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, पेशी कहा जाता है या पेशी कोशिका कहा जाता है। तो पेशी कोशिकाओं के समूह को ही पेशी ऊतक
जो है वो बनाते हैं। ये पेशियों के कारण ही बच्चों हमारे अंगों में गति होती है। तो अंगों को गति प्रदान करने का काम कौन से ऊतक करते हैं? पेशी ऊतक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये चित्र बना हुआ है रेखित पेशी ऊतक का और ये अरेखित पेशी ऊतक का। तो कुछ पेशियाँ जो है हम अपनी इच्छा अनुसार जो उसको गति करा सकते हैं, उनकी गति को रोक सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाथ की बात करें, पैर की बात करें, उन सब की पेशियाँ हैं, तो उनको हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे इस तरीके की पेशियों को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आप चित्र देख रहे होंगे रेखित पेशी ऊतक का, तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी कहा जाता है। अब इसमें इसका जो ये चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है अवलोकन करने पर पेशियों में हल्के और गहरे रंग की एक के बाद एक जो है वो रेखाएँ या धारियाँ जो हैं जैसी संरचनाएँ दिखाई दे रही हैं, और इन्हें ही रेखित पेशी कहा जाता है। ये पेशियाँ बच्चों काफ़ी मजबूत होती हैं और ये जो जनरली जो है जो हमारा बॉडी का कंकाल है उससे जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा बच्चों जो जैसे मान लीजिए हमारी आहार नली है, उसमें भोजन अंदर जाता है या रक्त नलिका का प्रसार होता है, संकुचन होता है, हृदय जैसे गति कर रहा है, तो ऐसी गतियाँ जो होती है हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। हम इन्हें जो है बच्चों अपनी इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें जो पाई जाने वाली पेशियाँ होती हैं वो अनैच्छिक पेशी कहलाती हैं, क्योंकि हम इन्हें अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकते हैं। मूत्रवाहिनी में भी ये पेशियाँ पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी और सिरा जो होता है वो नुकीला होता है। इनको अरेखित पेशी भी कहा जाता है। तो उसका चित्र जो है हम लोग जस्ट ऊपर अभी देख चुके हैं अरेखित पेशी का चित्र, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से उसकी संरचना होती है। और जो हृदय की पेशियाँ होती हैं वो जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार व संकुचन करती रहती हैं। ये रचना है हृदय वाली, वो रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी की तरह मजबूत एवं कार्य में जो इसका कार्य होता है वो अरेखित पेशी यानी अनैच्छिक पेशी के समान होता है। तो हृदय पेशी जो ऊतक होते हैं यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो इनकी संरचना जो है इस तरीके से है, जो कि ऐच्छिक पेशी है और अनैच्छिक पेशी दोनों की तरह इसकी संरचना होती है। और इसमें जो है हृदय की पेशियों में जीवन भर जो है लयबद्ध होकर के प्रसार और संकुचन होता है। आपका हृदय जो है वो वर्क करता रहता है। अब हम बात करते हैं हमारा तंत्रिका ऊतक है उसके बारे में। तंत्रिका ऊतक बच्चों ये ऊतक का चौथा प्रकार है और विभिन्न प्रकार के उद्दीपक को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य ही जो है वो हमारे शरीर में तंत्रिकाएं करती हैं, जिन्हें तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में जो संवयन है वो स्थापित होता है और तंत्रिका ऊतक जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूरॉन्स भी कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग जो है तंत्रिका काय कहलाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ चित्र आपको दिख रहा होगा तंत्रिका कोशिका का, तो इस तरीके से उसकी संरचना होती है। और जो तंत्रिका काय है उसमें अनेक धागे जैसी संरचनाएं जो हैं वो दिखती हैं। ये देखिए यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे, अनेक जो है संरचनाएं जो हैं धागे जैसी अलग अलग निकली रहती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें डेंड्रान कहा जाता है। तंत्रिकाएं का एक जो प्रवर्ध मोटा लंबा व छोर पर शाखान्वित होता है। ठीक है, देख रहे हैं आप। और इसमें जो है जो शाखान्वित होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे एक्सान कहा जाता है या तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। तंत्रिकाएं में एक स्पष्ट जो है बच्चों केंद्रक भी होता है और एक कोशिका का तंत्रिकाक्ष जो है दूसरी कोशिका के डेंड्राइट के संपर्क में रहता है। इस प्रकार से शरीर में तंत्रिकाओं का जो है वो एक पूरा जाल बना रहता है और मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका ऊतकों से मिलकर के बने होते हैं, जो संकेत देते हैं और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और साथ ही जो है कार्यों में समन्वय स्थापित होता है। उस तरीके से हमारा शरीर जो है वो कार्य करता है। यहाँ बच्चों चित्र में देखिए मनुष्य का पूरा तंत्रिका तंत्र बताया गया है। तो यहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका कैसी होती है वो आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर जो है पूरे शरीर में जो है आप देख रहे होंगे, तो इस प्रकार से जो है पूरे शरीर में तंत्रिकाएं फैली होती हैं और ये जो है वो काम करती हैं। जो हमारा शरीर है बच्चों उसमें जो रीढ़ की हड्डी है ना, तो ये रीढ़ की तंत्रिकाएं कहलाएंगी। यहाँ मस्तिष्क रहता है, ठीक, और यहाँ पर जो है पूरे शरीर में देखिए तंत्रिकाएं फैली हुई हैं, ये आप देख रहे होंगे। और जंतुओं में अगर हम समन्वय की बात करें बच्चों, तो यदि पाचन क्रिया ठीक प्रकार से अगर नहीं हो रही है तो शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे। इसके कारण क्या होगा? शरीर को ऊर्जा भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त हो सकेगी। और अगर ऐसा ही होता रहा तो इसी प्रकार से यदि वृक्क जो है काम करना बंद कर देगा तब क्या होगा?
तब बच्चों रुधिर में उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित होते जाएंगे ना, और फिर समस्त जैविक क्रियाएं जो हैं वो क्या होंगी, प्रभावित होंगी। तो शरीर में जीवन की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से जो है वो क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें आपस में जिनका जो होता है आपस में तालमेल होता है, उचित समायोजन होता है। इसे क्या कहा जाता है, समन्वयन भी कहा जाता है। जंतुओं में समन्वयन स्थापित करने के कार्य के लिए दो तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र भी होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। तो तंत्रिका तंत्र क्या है बच्चों, तो शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए ही तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। हम लोगों ने देख लिया हमारे शरीर में किस तरीके से जो है तंत्रिका तंत्र पाया गया, दिख रहा था आपको जाल पूरा। और इसमें 3 प्रमुख भाग होते हैं, मस्तिष्क होता है हमारा, रीढ़ की हड्डी जिसे रीढ़ रज्जु कहा जाता है, और तीसरा क्या होता है, तंत्रिकाएं होती हैं। तो तंत्रिका तंत्र में 3 मुख्य भाग हैं, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं, जिनका कि अपना अपना अलग अलग कार्य है और शरीर में घटित होने वाले समस्त क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करने के लिए ये होती हैं। तो मस्तिष्क की बात करते हैं बच्चों, तो मस्तिष्क कैसा होता है, कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि हमारे कपाल यानी सिर में सुरक्षित रहता है, और समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय जो है वो कौन लेता है, मस्तिष्क ही लेता है। सुगंध, श्रवण तथा रंगों का निर्णय भी जो है वो मस्तिष्क में ही होता है ना। मस्तिष्क के कई भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क को अन्य जंतुओं की तुलना में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इसमें सर्वाधिक तर्क शक्ति विकसित होती है। अब हम बात करें बच्चों रीढ़ रज्जु की, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो मानव मस्तिष्क का पीछे का भाग जो होता है वो बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, रीढ़ रज्जु कहा जाता है। चित्र आप देख ही रहे हैं। और रीढ़ रज्जु जो है वो शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो सुरक्षित रहता है, और रीढ़ रज्जु से दोनों और जो है अनेक तंत्रिकाएं निकली होती हैं, जिससे जो है समस्त अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं वो नियंत्रित की जाती हैं या होती हैं। तो इस प्रकार से रीढ़ रज्जु का जो है अपना अलग महत्व है, उसके द्वारा जो है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अब बात करते हैं तंत्रिकाओं की। तो तंत्रिकाएं जो है, मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल पूरा बिछा होता है। सब जगह जो है वो तंत्रिकाएं दिखी होती हैं, एक तार के समान जैसे पूरा जाल जैसा बिछा होता है। यही कारण है कि शरीर के किसी भी भाग में कोई भी उद्दीपन ग्रहण होने पर हमें तुरंत ही अनुभव हो जाता है, ठीक है। और मनुष्य के शरीर में अगर तंत्रिकाओं की बात की जाए तो 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं बच्चों जो होती हैं ये ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक सूचना को पहुंचाती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं ना, तो उससे क्या करती हैं, उद्दीपन जो है हमारे शरीर में जो भी उद्दीपन हो रहा है, जो भी महसूस हो रहा है, उसको जो है मस्तिष्क तक पहले तो ग्रहण करती है और मस्तिष्क तक उसकी सूचना पहुंचाती हैं। जैसे सुनना, सूंघना, छूना, स्वाद ना स्वाद जानने की सूचना, ये सारी सूचनाएं जो है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम जो है वो कपाल तंत्रिकाएं करती हैं, ठीक है। अब रीढ़ तंत्रिकाएं का क्या कार्य है, तो ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं और ये बच्चों रीढ़ रज्जु से निकलती हैं। इन तंत्रिकाओं का जाल जो है वो आंतरिक अंग तथा त्वचा में पूरा फैला रहता है। और सूक्ष्म जंतुओं में जैसे कि बात करें अमीबा तथा स्पंजों के शरीर में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, ठीक है, परंतु समस्त शरीर द्वारा संवेदना ग्रहण की जाती है। उसमें कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, एक कोशीय जीव है, लेकिन पूरा जो शरीर होता है बच्चों वही संवेदना ग्रहण करता है। हाइड्रा, स्केरिस, केचुआ आदि जंतुओं में जो है वो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन अमीबा तथा स्पंजों के शरीर में जो है कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। परंतु अगर हम बात करें समस्त कशेरुकी प्राणियों की भांति तो लेकिन जो ये हाइड्रा है, स्केरिस, केचुआ है ना, तो इन समस्त कशेरुकी प्राणियों की भांति जो है तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से इनका विकसित नहीं होता है। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। आगे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे और कौन सी ग्रंथि है, उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं, उनका क्या नाम है और उनका क्या कार्य होता है। साथ ही पौधों में जो है समन्वयन किस प्रकार से होता है वो भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर रहे हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, निःशुल्क हैं, तो आप भी लाभ लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।